हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियांश वर्मा आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका एक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। ये यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा आईपीएससी नेम से संबंधित, इथेनॉल से संबंधित, इथेनॉइक एसिड से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन होता क्या है। दोस्तों, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है कि एलिमेंट होता है जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। क्यों होती है संयोजकता? क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो 6 होता है तो उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपका होगा 2 और 4, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम देखते हैं कि लास्ट में क्या है, लास्ट में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अंतिम जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। किसकी, कार्बन की। इसके बाद है इसमें जो है कार्बन में इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनता है। इसीलिए कार्बन जो है सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, ठीक। इसकी क्षमता जो होती है सहसंयोजक बंध बनाने की बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बॉन्ड बनाता है। कौन? कार्बन, ठीक। इसके बाद हम समझेंगे कि कार्बन जो है इसके 3 अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप का मतलब ये होता है कि कार्बन के प्रकृति में 3 प्रकार के रूप होते हैं। प्रकृति में 3 प्रकार के रूपों में कार्बन पाया जाता है। वैसे कई प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है। यौगिक की बात अलग होती है क्योंकि यौगिक में क्या होता है कि कार्बन के साथ साथ और भी एलिमेंट उपस्थित होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन हम कार्बन के अपर रूप की बात करेंगे जब, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कई एटम्स एक साथ जुड़ के कुछ रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि डायमंड के बारे में आप यहाँ देखेंगे, हीरा। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन का ही एक होता है सब्सटेंस होता है, ठीक है, क्या, हीरा। तो हीरा जो होता है एक रंगहीन, पारदर्शी तथा अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। आप जानते होंगे कि हीरा जो है बहुत कठोर होता है, चमकीला होता है, इसका ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जो हीरा बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत कठिन होता है। लाखों वर्षों, लाखों करोड़ों वर्षों तक जो पृथ्वी के अंदर जो कार्बन धसे हुए हैं उन पे जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो वो जो है आपका हीरे का फॉर्मेशन लेता है। बेसिकली ये कोयला होता है। कोयले के ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर और हीट पड़ता है तो ये जाके हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कोयला भी एक प्रकार का कार्बन ही है, ठीक है। तो आपका क्या देखेंगे कि यह एक कैसा है कि एक रंगहीन, पारदर्शी तथा एक अत्यधिक कठोर पदार्थ है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में यह सबसे कठोर है। कौन? आपका हीरा यानी कि डायमंड। तीसरा आप देखेंगे कि विद्युत का क्या है, ये कुचालक है, यानी इसमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित जो है नहीं हो सकती है। अगला है आपका कि आभूषण उद्योग में, शीशा उद्योग में इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि शीशे को काटने के लिए भी हीरे का इस्तेमाल किया जाता है और आपका आभूषण बनाने के लिए भी हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपने जो है बाबू सोना को हीरे की अंगूठी देते होंगे ना, तो कहते होंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये सब हीरे की अंगूठी देके उसको अपने प्यार को और जताने की कोशिश करते होंगे, ठीक। अगला हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट ये भी जो है कार्बन का एक अपर रूप होता है, ठीक है। जो आप देखे होंगे पेंसिल में, जो पेंसिल बच्चे यूज करते हैं तो उसमें ग्रेफाइट ही अंदर पड़ा होता है। काले जो है ब्लैक कलर का होता है और जिससे जो है आप लिखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये काले भूरे रंग का एक अपारदर्शी पदार्थ होता है, यानी अपारदर्शी, इसमें जो है दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता। ब्लैक कलर का होता है तो दूसरी तरफ आप देख भी नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर से होकर बिजली जा सकती है, करंट जा सकता है। यानी जो आपका पेंसिल है, पेंसिल का ऊपरी वाला परत, यानी जो आपका लकड़ी वाला परत है, उसको हटा दिया जाए और उसको जो है 2 तारों से जोड़ दिया जाए तो उसमें करंट प्रवाहित हो सकेगा, ठीक है। और स्पर्श करने पर ये जो ग्रेफाइट होता है वो चिकना होता है और ग्रेफाइट सर्वाधिक अस्थाई अपर रूप है, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा अस्थाई मात्रा में पाया जाता है कार्बन इसमें। इसके बाद तीसरा आपका जो है अपर रूप है वो कार्बन का क्या है,
फुलरीन, यानी कि बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक, तो बकमिंस्टर फुलरीन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, बकमिंस्टर फुलर ने की थी, इसलिए इसका नाम जो कार्बन का तीसरा अपर रूप है उसका नाम फुलरीन पड़ गया। ठीक है, इसमें टोटल क्या होते हैं कि कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 60 परमाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको हम C60 भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, C60 बोलते हैं। और इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी है। ठीक है, इसी संरचना फुटबॉल जैसी है। और इसके बाद आपका है कि यह सर्वाधिक क्रियाशील अपर रूप है, यानी कि ये और जो है एटम से भी रिएक्शन कर सकता है और तत्वों से भी ये अभिक्रिया कर सकता है। ठीक, और जो ग्रेफाइट होगा वो अस्थायी होगा, यानी कि वो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, ग्रेफाइट जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यही माना जाता था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सिर्फ जीवित जीवों से प्राप्त किए जा सकते हैं या आपके वनस्पतियों से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में कार्बन उपस्थित होता था। जैसे कोई भी पेड़ पौधा है तो उसमें कार्बन एक यौगिक के रूप में उपस्थित होता है, ऐसे यह जीवों में भी उपस्थित होता है, मनुष्यों में भी उपस्थित होता है। तो बेसिकली जो कार्बन के जो यौगिक निकाले जाते थे वो जीवों से निकाले जाते थे, यानी कि जो जैविक पदार्थ होते थे उनसे निकाले जाते थे। तो ये माना गया है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीवित पदार्थों से ही निकाले जा सकते हैं, यही जैविक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, लेकिन बाद में एक वोहलर नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने जो है लगभग 1828 में यूरिया बना दिया था, किससे, अमोनियम सल्फेट से, अमोनियम साइनेट से जो है उन्होंने यूरिया बना दिया था। और इस चीज़ को जो पहले विश्वास किया जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है आपका जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है, इसको गलत साबित कर दिया। यानी इन्होंने प्रयोगशाला में इसको बना दिया, अमोनियम साइनेट से इन्होंने जो है यूरिया बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनेट के लवण को छोड़कर बाकी सभी यौगिक जो है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जो कार्बोनेट लवण होते हैं, यानी कि जैसे आपका हो गया H2 जो है H2CO3, ये जो है आपके कार्बोनेट लवण है। ठीक है, मान लिया गया कि Na2 है Na2CO3, तो इसमें भी कार्बन उपस्थित होगा, लेकिन इसको हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। ठीक है, बाकी इससे जो है कार्बोनेट यानी CO3 को छोड़ के, जिसमें CO3 मिला होता है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन के रूप होते हैं उसको हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि यार सर जी CO2 को हम बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक, तो बोल सकते हैं, सिर्फ हम बोलेंगे जो आपके कार्बोनेट लवण होंगे, ठीक है, उनके जो है उनको हम नहीं बोलेंगे, बाकी हम सबको बोल सकते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक है। यानी आप Na2CO3 को नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन होता है। CaCO3, ये है आपका CaCO3, इसमें कैल्शियम का जो है ये कार्बोनेट है, ये एक प्रकार का साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। इसको हम कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह एक साल्ट है। तो इसमें लिखा है कि कार्बोनेट साल्ट को छोड़कर बाकी सभी जो यौगिक होंगे वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है, तो आपको तो पता ही होगा। दूसरा कि मूल रूप से कार्बनिक यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था, अतः इन यौगिकों की प्राप्ति के लिए जैविक शक्ति आवश्यक थी। ये माना गया है कि कोई जैविक शक्ति होगी जो इन पदार्थों का निर्माण कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब बाद में वोहलर ने 1828 में अमोनियम साइनाइड से जो है यूरिया बना दिया था, तो ये धारणा जो है आपकी टूट गई थी कि ये जैविक पदार्थ है कोई, या जैविक शक्ति से बनता है। दोस्तों इसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित रहते हैं, दो एलिमेंट हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहते हैं, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है आपका जो है, इसको जो है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है आपका
दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि असंतृप्त को बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एकल बंध उपस्थित होता है। ठीक है, एकल बंध उपस्थित होता है और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। और इसका जो सामान्य नाम, जैसे कि अगर हम मेथेन ले सकते हैं और एथेन ले सकते हैं, ऐसे ऐसे जितने भी आपके कार्बन होंगे उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो आपका H बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका ये CH4 हो गया और इसका नाम मेथेन हो गया, और C2H6 का नाम कितना हो गया? क्या हो गया? एथेन हो गया। इसी प्रकार से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें 2 या 3 बंध उपस्थित होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध उपस्थित होंगे? या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसका जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और जिसमें 3 बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड उपस्थित होगा? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 बंध उपस्थित होगा। तो इसका सामान्य सूत्र या सामान्य नाम बोलेंगे, इसका क्या होगा? एल्कीन। और सामान्य सूत्र आपका होगा CnH2n। ठीक, और एल्काइन का होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये आपका एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्काइन एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होगा ये हो जाएगा आपका CnH2n-2। यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम C2H4 लेंगे तो इसका नाम क्या है? एथीन है। क्या है? एथीन। और CnH2n-2 अगर हम n बराबर 2 लेंगे तो आपका हो जाएगा C2H2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथाइन। क्या नाम है? एथाइन। एग्जाम्पल में ये आप नोट कर सकते हैं। अब इसका नाम एथाइन या एथीन क्यों पड़ा, इसके बारे में हम जो है कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज इतना सिर्फ आप याद कर लीजिए कि अगर कार्बन 1 होता है तो उसके लिए हम मेथ जोड़ते हैं, और 2 कार्बन होता है तो उसके लिए हम एथ जोड़ते हैं, 3 कार्बन होता है तो उसके लिए हम प्रोप, 4 कार्बन होगा तो उसके लिए हम जो है ब्यूट, 5 कार्बन होगा उसके लिए हम क्या? पेंट जोड़ेंगे, और 6 कार्बन होगा तो उसके लिए हम हेक्स, और 7 होगा तो हेप, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नोन, और 10 होगा तो डेक कार्बन। ठीक, यानी कि डेक जोड़ेंगे। तो ये आप याद कर लेंगे, और इसके बेस पे कल आपको जो है IUPAC जो है नामकरण कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एल्कोहल और जो है एथेनोइक एसिड के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आज यहाँ पर जो है लेक्चर समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी, जैसा कि मैंने बताया पहले ही आपको। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।